दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स वंस अगेन एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक वो क्लास 12 का था। इसमें हमने अभी तक बहुत सारे जो टॉपिक को कवर किए हैं, जैसे चार्ज क्या है, कूलम्ब फोर्स क्या है, पॉइंट चार्ज क्या है, पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर किसी दूसरे पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो हमने निकाले थे। अब आज हम देखेंगे फ्रेंड्स कि किसी एक सर्कुलर रिंग है और उसके एक्सेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। देखो हमने पढ़े थे सर्कुलर रिंग के सेंटर पर कितना बनता है। अब आज हम लोग उसके एक्सेस पर निकालेंगे, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक आपका रिंग है, उसको यदि हमने मान लो कि प्लस क्यू चार्ज दे दिए, ठीक है। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज यदि हमने दे दिए तो ये क्या होगा, पूरे के पूरे इस सर्किल पर, इस रिंग पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस मान लेते हैं यहाँ पर सेंटर इसका O है और यहाँ से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और इसकी वजह से यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये कोई पॉइंट चार्ज तो है नहीं कि पॉइंट चार्ज का हम लोग फॉर्मूला लगा दें, E बराबर से हम लोग यहाँ पे लिख दें के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट चार्ज नहीं है। पॉइंट होता तो निश्चित ये सही होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी बात है कि E डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। इन्हें सेंटर ऑफ मास का यहाँ पर कोई रूल अप्लाई नहीं हो सकता। ये तब होता है जब यहाँ पर E प्रोपोर्शनल टू x होता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ और इसे पॉइंट चार्ज के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, जिससे हम यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इसका कैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अब यह देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक पूरी रिंग है और इस पर हमने कितना चार्ज इसको दिए, हमने प्लस क्यू चार्ज दिए। तो ये प्लस क्यू चार्ज जो होगा वो इस पूरे रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा, ठीक है, पूरा एक्सटेंड तक फैल चुका होगा। अब हमें क्या करना है, इससे यहाँ से एक सेंटर पॉइंट ले लेते, वो ले लेते, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट P मान लेते हैं और इस पर हम निकालेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा पार्ट हम ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। और इसकी जो डिस्टेंस हम मान लेते हैं DL मान लेते हैं और इसको हमने चार्ज जो दिया है वो DQ मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस को हम लोग अपने मन से मान लेते हैं ये, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग मान लेते हैं, इस पॉइंट P से डिस्टेंस तक R मान लेते हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा ही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये वाला जो एंगल है इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और ये इसका क्या कंपोनेंट हो जाएगा, DE cos थीटा हो जाएगा। जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इसका एक और कंपोनेंट भी अपने को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो नीचे की ओर बनेगा, तो ये हो जाएगा इसका DE sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। एक हो गया DE cos थीटा, एक हो गया DE sin थीटा। लेकिन अब एक बात यहाँ देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी नीचे भी तो कोई ना कोई एक पार्ट हम लेंगे, क्योंकि ये सर्किल ही है, सर्किल में हर पॉइंट का अपोजिट पार्ट तो होगा। तो इस पॉइंट की वजह से भी तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम यहाँ पर निकालेंगे तो ये क्या होगा, इसका भी एक ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब इसका भी यदि हम इस तरफ देखेंगे तो ये DE cos थीटा निकलेगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट यदि हम देखेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। और ये भी कितना हो जाएगा, DE sin थीटा हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि हर पॉइंट का जो ये DE sin थीटा, ये D sin थीटा के अपोजिट है और इक्वल है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इसकी वजह से नहीं बनेगा, केवल DE cos थीटा की वजह से बनेगा। तो हर पार्ट का अपोजिट देखो, इस वाले का ये वाला पार्ट होगा, इस वाले का ये अपोजिट पार्ट होगा, हर एक पार्ट जो है अपोजिट पार्ट की वजह से इसको कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, हम इसकी रेडियस मान लेते हैं और रेडियस को हम लोग कितना मान लेते हैं, R, ठीक है, कैपिटल R। तो कुल मिला के यहाँ पर एक क्या बन चुका होगा, एक ट्राइंगल बन चुका होगा। मतलब यहाँ पर एक हम क्या बना लेते हैं, एक ट्राइंगल ये इस तरह से बन चुका होगा। ये इसकी कैपिटल R डिस्टेंस हो जाएगी, स्मॉल r हो जाएगी, और ये आपकी सपोज करो ये x मान लो, ठीक है, इस डिस्टेंस को x मान लो। ये एंगल आपका क्या है, थीटा है, ठीक है। तो अब ये जो छोटा सा पार्ट है इसका, इसको हम लोग क्या माने हैं, यहाँ पर DQ माने हैं। तो इस DQ के कारण इस D पॉइंट पर यानी P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो वो क्या बनेगा, DE बराबर से क्या बनेगा इसका, K DQ अपॉन R स्क्वायर,
ठीक है। अच्छा, अब लेकिन मैंने आपको बताया कि सबका केवल कौन सा कंपोनेंट जुड़ेगा, डी cos थीटा वाला जुड़ेगा। तो आपको यदि ई नेट निकालना है तो ई नेट बराबर से आ जाएगा आपका यहाँ पर डी ई cos थीटा, ये सभी का जुड़ता चला जाएगा। वो भी क्या होगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो डी cos थीटा की वैल्यू रख दें तो ई नेट निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर साथ में cos थीटा। अब फ्रेंड थोड़ा ध्यान से समझो, डी क्यू की जो वैल्यू है, ये डी क्यू क्या है, हर जगह छोटे ही लेंगे हम, ये डी क्यू ये तो बदलेगा नहीं, मतलब डी क्यू क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, आर देखो यहाँ पर, ये कैपिटल आर, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात बताओ, ये थीटा देखो, तो थीटा समझने यहाँ पर, ये जब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये रिंग है ना, और रिंग है तो ये वाले पॉइंट से हम यदि देखें, डिस्टेंस देखेंगे है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सभी की बराबर ही होगी, चाहे कोई भी पॉइंट ले लो। ठीक है, तो ये आर ये आर ये आर ये आर ये आर ये आर, तो ये पूरी जो डिस्टेंस है, देखो ये रिंग है, तो ये पूरी जो रिंग है मतलब सबकी जो डिस्टेंस है वो तो बराबर ही रहनी है। ठीक है, मतलब स्मॉल आर भी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और यहाँ से जो एंगल थीटा बन रहा है, तो देखो यहाँ से जब बाहर बन रहा है तो सेंटर से तो बराबर डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पर जो थीटा भी है वो भी क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, अब ये कुल मिला के सब डिस्टेंस आपका कांस्टेंट वैल्यू है, तो के भी cos थीटा भी और स्मॉल आर स्क्वायर, ये सब आपका कांस्टेंट वैल्यू है। केवल डी क्यू जो है वो पूरे रिंग का क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना, ये पूरे रिंग का डी क्यू क्या हो जाएगा, सब जुड़ जाएगा। तो ये पूरा जुड़कर भी क्या बनेगा, एक पार्ट का डी क्यू यदि पार्ट है, यहाँ पर डी क्यू यदि पार्ट है, ठीक है, तो लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे कि आखिर हमने टोटल चार्ज कितना दिए थे, यहाँ पर टोटल चार्ज तो हमने क्यू दिए थे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना, क्यू आ गया। ठीक है, ये किसके बराबर है, ई नेट के बराबर है। ठीक है, तो चलिए हमारा वैल्यू निकल गई यहाँ पर, के क्यू cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये नेट वैल्यू है। अब अपने को लेकिन cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो cos थीटा अभी आपको मैंने पहले बताया, ये आपका थीटा है, ये आपका कैपिटल आर है, ये आपका एक्स है, ये आपका स्मॉल आर है। तो cos थीटा बराबर से क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी एक्स अपॉन कितना, स्मॉल आर। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू रख दो, ई नेट बराबर से क्या निकलेगा, के क्यू एक्स अपॉन आर, अपॉन में ऑलरेडी कितना है, आर स्क्वायर है, तो ये जुड़कर कितना हो जाएगा, मतलब के क्यू एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, आर क्यूब, ई नेट बराबर। ठीक है, अब आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब आप फिर से वही बताओ, मैं वही कह रहा हूँ, आर है, ये एक्स है, और ये कैपिटल आर है, ये थीटा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या हो जाएगा, आर इसका बराबर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आर बराबर से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी जाएगी, 1/2, तो ये वाली वैल्यू यहाँ रखना है आपको। ठीक है, तो ई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई नेट बराबर से आ जाएगा के क्यू एक्स अपॉन कितना जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी जाएगी, 3/2। ठीक है, तो ये हमारी जो नेट वैल्यू आ गई, के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, कन्फर्म आ गई है ना, ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। अब हमें पहले ये देखना है कि इसकी वैल्यू सेंटर पर कितनी होगी और बहुत इनफाइनाइट पर होगी। ठीक है, हम इसका पहला वाला केस देखते हैं। पहला वाला केस हमने क्या बोले कि ये सेंटर पर कितनी होगी, सेंटर पर यदि निकालेंगे फ्रेंड्स, ये देखो यहाँ पर यदि मैं बोलूँ ये सेंटर पर यदि देखेंगे तो ये सब जो फैक्टर है, देखो ये x धीरे धीरे क्या हो चुका होगा, पास में आ चुका होगा, यानी यहाँ पर x था, यहाँ पर x था, यहाँ पर x था, तो यहाँ पर x जैसे आएगा तो क्या होगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी एट सेंटर यदि आप बात करोगे तो क्या होगा, x की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो x की वैल्यू यदि 0, तो देखो यहाँ x वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा, ई नेट बराबर से कितना आ जाएगा, 0, मतलब सेंटर पर जो है वैल्यू हमेशा कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। चलो केस सेकंड देखते हैं फ्रेंड्स, अपन इनफाइनाइट डिस्टेंस पर देखते हैं, कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी पर यदि हम देखेंगे तो अब एक बात बताओ, ये आपका छोटा सा रिंग है, ठीक है,
और यहाँ से आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पर देखोगे तो ये आपकी x है और ये आपकी r है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर x मच ग्रेटर देन r हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या है बताओ, ई नेट बराबर से के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है 3/2। जब r बहुत छोटा आ जाएगा तो इसको लगभग जीरो मान लेंगे। ठीक है, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो क्या बचेगा, तो x r के अपॉन कितना आ जाएगा, r तो खत्म हो गया यहाँ पर, तो x की पावर कितनी आ जाएगी, अब 3 आ जाएगी क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, एक ऊपर से कट जाएगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा के आर अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर क्यू लिखना था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ई नेट बराबर से, देखो इसका मतलब है जब ये बहुत दूर हो जाएगा तो ये लगभग क्या बन जाएगा, ये एक प्रकार का एक पॉइंट चार्ज बन जाएगा, है ना, ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, और पॉइंट चार्ज की फॉर्मूला क्या रहता है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, बात बराबर ही है। अब जब इनफाइनाइट पे चले जाओगे तो एक्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, एक्स यदि इन्फिनिटी हो जाएगा तो रखो यहाँ पर ई नेट बराबर से के क्यू अपॉन इन्फिनिटी यानी कितना आ जाएगा जीरो, यानी इन्फिनिटी पर भी क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब सेंटर पर भी जीरो होता है और इन्फिनिटी पर भी जीरो होता है। ठीक है, तो इसका देखो अब ये पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कि सेंटर पर भी जीरो हो रहा है, इन्फिनिटी पर भी जीरो होता है। इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये x बराबर से यहाँ पर जीरो मान लो और x बराबर से इन्फिनिटी मान लो, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कह रहा है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है। इसका मतलब है कि बीच में बढ़ रहा होगा फिर जीरो हो रहा होगा, तो यानी यहाँ से कुछ इस तरह का ट्रेंड आ रहा होगा। ठीक है, अब ये बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम आ रहा होगा। ठीक है, मतलब ये जीरो फिर मैक्सिमम फिर जीरो होता, अभी किस पॉइंट पर जीरो मैक्सिमम हो रहा होगा ये हमें पता लगाना है। ठीक है, अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई बराबर से है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये किस पॉइंट पर मैक्सिमम होता है, तो ई किस पर डिपेंड कर रहा है, पहले ये देखो एक्स पर डिपेंड कर रहा है। जैसे y x पर यदि डिपेंड कर रहा है, y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है तो डिवाइड बाई डी एक्स को कितना लिखना पड़ता है, जीरो। तो वैसे ही क्या करना पड़ेगा यहाँ पर डी ई अपॉन डी एक्स को कितना लिखना पड़ेगा, जीरो। ठीक है, चलो अब करते हैं यहाँ पर जीरो, तो जीरो करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी अपॉन डी एक्स। इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा देखो यहाँ पर के क्यू एक्स अपॉन कितना आ रहा है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ठीक है, बराबर से जीरो। अब के क्यू का तो कोई कांस्टेंट वैल्यू है, इसका तो जीरो के अपॉन में कर दो, कोई मतलब नहीं है, उसको जीरो ही कर दो आप तो। ठीक है, तो डी अपॉन डी एक्स, एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर कितनी आ जाएगी 3/2 बराबर से जीरो। ठीक है, अब क्या होगा देखो, अब ये अंश और हर दो अलग अलग है, तो हर का डिफरेंशिएशन अंश जैसा कि वैसा माइनस अंश का डिफरेंशिएशन हर जैसा कि वैसा डिवाइड बाय हर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो एक एक करके करते हैं अपन। ठीक है, एक्स जैसा कि वैसा डिफरेंशिएशन ऑफ हर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ हर कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है 3/2 माइनस, अब हर जैसे कि वैसे यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 जैसे कि वैसा अंश का डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक्स का डिवाइड बाय इसका स्क्वायर करना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, पावर कितनी जाएगी 3 आ जाएगी। अब जीरो में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, जीरो ही तो होगा। ठीक है, उसको छोड़ दो आप, तो एक्स इसका स्क्वायर कर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना होगा, पावर 3/2 सामने आ जाएगी, 3/2 सामने, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब 3/2 में से एक पावर घट जाएगी, यही होगा ना। अब एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि वो तो फंक्शन टू फंक्शन है, तो डी अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, बराबर से जीरो, ये हम ब्रैकेट में लगा लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर 3x अपॉन 2 यहाँ पर है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 3/2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x माइनस, तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर से जीरो।
अब एक बात देखो, ये 2 से ये 2 कट गया, ये x और x कितना हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी जाएगी 1/2 माइनस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या था, पावर 3/2 थी, वो अपन ने छोड़ दी है, सॉरी 3/2, ठीक है, बराबर से 0। अब देखो 3/2 पावर है यहाँ पर, 1/2 पावर है यहाँ पर है, तो इसका मतलब है कि 1/2 पावर बाहर निकाल सकते हैं अपन, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपन बाहर निकाल सकते हैं। अंदर क्या बचेगा 3x स्क्वायर बचेगा, यहाँ 1.5 में से एक आधी पावर निकल गई तो एक पावर बचेगी, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा बराबर से 0, ठीक है। इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर से 0, यानी अंडर रूट हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर, सॉरी माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर से 0। अब या तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर से 0 इसके बराबर से 0 हो, या 2x स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर से 0 हो। अब आप समझो, ये वाली वैल्यू तो तब 0 हो सकती है जब x का भी मान 0 हो और r का भी मान 0 हो, तब पॉसिबल होगा। और यदि मान लो r 0 हो जाएगा तो कोई रिंग ही नहीं है, इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यही वाली टर्म्स पॉसिबल है। मतलब 2x स्क्वायर बराबर से कितना आ सकता है आर स्क्वायर, यानी हम ये लिख सकते हैं x बराबर से क्या होगा r/√2 हो सकता है प्लस माइनस, ठीक है, ये वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो अपने पास ई नेट की वैल्यू कितनी आई थी फ्रेंड्स, आपको याद होगा, वो थी KQX अपॉन क्या था आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी थी 3/2। चलिए x की वैल्यू रखते चलो फटाफट r/√2, तो यहाँ पर KQ यहाँ पर आ जाएगा r अपॉन कितना आ जाएगा √2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और जब स्क्वायर में रखेंगे तो कितना आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा डिवाइड बाय 3/2। चलिए और सॉल्व करेंगे तो k आ जाएगा, यहाँ q आ जाएगा, यहाँ r/2√2 आ जाएगा डिवाइड में ये 2 से एलसीएम लेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3r²/2 टू दी पावर कितनी जाएगी 3/2 यानी कितना हो जाएगा 1.5 पावर ही होती है ना, तो 1.5 पावर यदि होती है तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा देखो, तो ये आ जाएगा KQR/√2, ठीक है। और ये पलट के हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 2√2 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पर 3√3 और r² 2 से 2 कट जाएगा, r की पावर कितनी जाएगी 3 आ जाएगी, √2 से √2 चला जाएगा, एक r से एक r कट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी ई नेट मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी KQ2 अपॉन कितना जाएगा 3√3r², ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारी जो है फाइनल वैल्यू आ गई, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब इसका हम लोग छोटा सा ग्राफ बनाते हैं फ्रेंड्स। देखो इसका जो ग्राफ है कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। देखो अब ये जो है इसमें इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर सेंटर में x बराबर से 0, अब ये इन्फिनिटी है तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगा, ठीक है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। और y एक्सिस पे आपको क्या लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर वैल्यू है, ये क्या है एक वेक्टर वैल्यू है, तो वेक्टर वैल्यू है तो यदि हम इस तरफ जाएंगे ने एक्स पॉजिटिव एक्स में जाएंगे तो ये बढ़ना चाहिए, और यदि अपोजिट में जाएंगे तो नेगेटिव होना चाहिए, इस डायरेक्शन में ये क्या होना चाहिए पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए नेगेटिव, तो नेगेटिव को कहाँ लेंगे नीचे की ओर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से ये ग्राफ बनेगा, यहाँ से ये वैल्यू है, और इस तरफ यदि जाएंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव कहाँ आएगा नीचे की तरफ, तो इसको इस तरफ से ऐसी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू अभी आपको बताएगी कितनी आ सकती है, ये मैक्सिमम वैल्यू ई नेट मैक्सिमम बराबर से आ जाएगा 2KQ/3
√3r², ये वैल्यू आएगी चाहे। और यहाँ पर भी ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाएगी E बराबर से -2kq/3√3r², ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, बीच में 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये ग्राफ गलती से भी फ्रेंड्स इस तरह से नहीं बनाना कभी ऊपर, और यदि यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव ही है, पीछे जाने पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, सामने जाने पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप का ही ग्राफ बनेगा, ठीक। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। चलिए इस वीडियो को फ्रेंड्स मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था केवल पर्टिकुलर एक्सिस के लिए, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और चलो इसके जो आगे की वीडियोस है वो मैं आपको आगे के जो चैप्टर्स है टॉपिक्स है वो आपको अगले वीडियो में कराता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और यदि पहली बार जुड़े तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।